तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग अपना क्लास 12th का अवयव पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या है उसके सारे प्रश्नावली हम सॉल्व करके आपको बता चुके हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अवयव। इंग्लिश में से मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। आज हम लोग अवयव का थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, जानेंगे अवयव क्या होता है, अवयव के प्रकार क्या होते हैं, अवयव में पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं यूपी बोर्ड के लिए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लगातार लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारी थ्योरी क्लास में हम लोग जो बोले हैं कि अवयव क्या है, अवयव के प्रकार क्या है, उसको सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे अवयव का कि एक्चुअल में अवयव क्या होता है। तो देखिए, अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। अवयव क्या है? संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। अवयव का क्या बोलते हैं? इसे अवयव बोलते हैं या प्रविष्टियां बोलते हैं। नोट देख लेते हैं। देखिए, अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। अवयव को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे देखिए, अगर हम दिखाएं कि अवयव क्या होता है तो हम लिखते हैं ए बराबर। ए देखिए, हमने कैपिटल लेटर में लिखा है, क्योंकि अवयव को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और उसके अवयव को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। यहाँ पे यदि हम कहें, जैसे हम लिख दें 1 2 3 और यहाँ पे लिख दें 5 7 9, उसके बाद यहाँ पे लिख दें 3 2 5, तो इस प्रकार की जो संरचना है ये आपका अवयव कहलाता है। यानी अवयव देखिए एक आयताकार क्रम विन्यास है संख्याओं या फलनों का। यहाँ पे अभी हमने संख्या लिया है, फलन लेंगे तो एक्स वाई जेड आपका यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अवयव की परिभाषा और अवयव में जो अवयव होते हैं वो समझ में आया होगा। और अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा लिखा जाता है और छोटे अक्षरों द्वारा अवयव के अवयव को लिखा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि हमारा आगे का टॉपिक क्या है। देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे अवयवों की कोटि। देखिए, अवयव की कोटि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछता है आपका बहुविकल्पी में भी और एक नंबर का भी प्रश्न पूछ लेता है। देखिए, यहाँ कहा है कि यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों वाले किसी अवयव को यम गुणे यन कोटि का अवयव अथवा केवल यम गुणे यन अवयव कहते हैं। अब देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है कि यम पंक्ति हो और यन स्तंभ हो, तो हम एक अवयव लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे बी, उसके बाद ये खींच लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे है ए बी सी और यहाँ पर है ई एफ जी, यहाँ पर है आई जे और के। ठीक है, ये है क्या? ए बी सी ई एफ जी, ये अवयव के अवयव हैं। तो इसमें ये वाली जो बात है, मतलब ये, इसको बोलते हैं आप पंक्ति। इसे आप क्या बोलते हो? पंक्ति बोलते हो। तो इसमें कितनी पंक्ति है? एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति है। और इस वाले को बोला जाता है स्तंभ। इसको क्या बोला जाता है? स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए वही कह रहा था, यम पंक्ति और यन स्तंभों वाले किसी अवयव को यम गुणे यन कोटि का अवयव कहते हैं। तो यदि इसमें इसको बताना हो कि कोटि इसकी कितना है, तो देखिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो आप कहोगे तीन पंक्ति हैं। और कितने स्तंभ है, तो आप कहोगे तीन स्तंभ है। यानी इसका जो कोटि होगा वो होगा 3 गुणे 3, यानी जो इसका कोटि होगा वो कितना होगा? 3 गुणे 3 होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं सी बराबर, हमने एक अब संख्या कर लेते हैं 3 2 5, यहाँ पे 1 7 2 कर लिए। अब देखिए इसमें अब कितने पंक्तियां हैं, तो आप कहोगे देखिए एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति है। तीन पंक्ति हो गया और कितने स्तंभ है? एक स्तंभ है और दो स्तंभ है। तो देखिए तीन पंक्ति और दो स्तंभ है, तो इस अवयव की जो कोटि होगी वो कितनी होगी? तो यहाँ पे सबसे पहले पंक्ति लिखा जाता है, तो तीन पंक्ति है गुणे स्तंभ कितने हैं? 2 ठो है, तो 3 गुणे 2 लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। अच्छा, अगर कभी कभी आपसे पूछे कि 3 गुणे आपका 2 दिया है, ठीक है, और पूछ ले इसमें अवयव की संख्या, क्या पूछ ले? अवयव
की संख्या पूछ ले तो अवयव की संख्या इसका गुणा करा देंगे, जो आएगा वही अवयव की संख्या हो जाएगा। तो 3 दूना कितना 6, यानी उस अवयव में अवयव की संख्या कितनी होगी जिसकी कोटि 3 गुणे 2 है तो 6 होगी। जैसे देखिए यहाँ पे 3 गुणे 2 है तो इसमें 6 अवयव है कि नहीं, देखिए 6 अवयव हैं, 1 2 3 इधर है, 1 2 3 इधर है, 3 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको अवयवों की कोटि समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे है अवयव के प्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका अवयव का प्रकार ही होता है, क्योंकि अवयव के प्रकार को आपको पहचानना यदि आ गया तो अवयव को आप बहुत आसानी से लगा पाओगे। देखिए सबसे पहले आता है स्तंभावयव। स्तंभावयव किसे कहते हैं, एक ऐसा अवयव स्तंभावयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो, यानी उसमें केवल क्या हो, एक स्तंभ हो तो क्या कहलाएगा आपका स्तंभ अवयव कहलाएगा। जैसे उदाहरण में देखिए यहाँ पे 0 √3 -1 1/2 ये देख रहे हैं, तो इसमें केवल और केवल क्या है एक स्तंभ है। यानी हम एक एग्जाम्पल अपने से यदि लें, मान लेते हैं यहाँ पे है 5 3 2, ठीक है। तो इसमें देखें तो आपसे यदि पूछे कितनी पंक्तियां हैं तो आप कहोगे देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति है, और स्तंभ कितना है तो एक स्तंभ है, यानी स्तंभ जो है वो आपका एक है, और जो पंक्ति है वो आपका कितना है, पंक्ति है आपका 3। तो यहाँ पे एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो क्या कहलाएगा, स्तंभ अवयव कहलाएगा। तो इसकी कोटि लिखनी हो तो कितना लिखोगे आप, इसकी कोटि तो सबसे पहले पंक्ति लिखा जाता है फिर स्तंभ लिखा जाता है। तो पंक्ति कितना है आपका यहाँ पे 3, तो 3, स्तंभ कितना है आपका 1, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 ठो अवयव था तो 4 गुणे 1 लिख दिया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको स्तंभावयव समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या है, एक ऐसा अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है, यानी एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है। तो यहाँ पे देखिए -1/2 √5 2 और 3, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 है, और स्तंभों की संख्या कितनी है तो देखिए 1 2 3 और 4, यानी जो स्तंभ है वो कितना है आपका, स्तंभ आपका 4 है और पंक्ति कितना है आपका 1 है, ठीक है। पंक्ति कितना है 1 है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है पंक्ति, पंक्ति कितना है 1 और स्तंभ कितना है 4 है, तो 1 गुणे 4 हो जाएगा। यानी पंक्ति अवयव उस अवयव को कहेंगे जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पंक्ति अवयव समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं वर्ग अवयव में। वर्ग अवयव क्या होता है, देखें एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है एक वर्ग अवयव कहलाता है। यानी वर्ग, वर्ग का मतलब जानते हैं आप कि इसमें लंबाई चौड़ाई, मतलब कि जितना पंक्ति होगा उतना ही स्तंभ होगा। तो पंक्ति को दर्शाते हैं यम से और स्तंभ को दर्शाते हैं यन से, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए तो उसे बोलते हैं आपका वर्ग अवयव। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे लिखा है 3 3/2 4 -1 3 √2 3 0 1 -1। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें देखिए 3 पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है 1 2 और 3, यानी इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। यानी 3 तो पंक्ति है आपका और 3 क्या है आपका स्तंभ है। तो अगर पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो जाती है तो इसे बोलते हैं आप वर्ग अवयव। यदि इसकी कोटि आपसे पूछे तो आप क्या करोगे, कोटि पूछेगा तो कहोगे इसमें पहले पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी 3 है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 गुणे 3। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आपका विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, देखिए एक अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। मतलब इसके विकर्ण के अतिरिक्त यदि सभी अवयव शून्य हो जाए तो ये क्या कहलाएगा आपका विकर्ण अवयव। जैसे आप एक आयत में देखते हो कि आयत में क्या होता है, विकर्ण इस तरीके से खींचा जाता है, तो इस तरफ का भी भाग यदि 0 हो जाए और इस तरफ का भाग यदि 0 हो जाए तो इस प्रकार का जो आपका अवयव बनता है उसे बोलते हैं आप विकर्ण अवयव। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला पार्ट यदि आप देखो ये विकर्ण है इसका,
और विकर्ण के इस साइड का भी पार्ट 0 है और इस साइड का भी पार्ट 0 है, ये क्या कहलाएगा? आपका विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, यदि इसकी कोटि लिखनी हो तो कितना लिखोगे? देखो इसमें कितनी पंक्ति है, 1 2 और 3, यहाँ 1 2 और 3। एक बात और नोट करना, एक बात और नोट करने वाली क्या है कि जो विकर्ण अवयव होता है वो हमेशा वर्ग अवयव होगा, यानी वर्ग अवयव क्या होगा? विकर्ण अवयव होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यानी जो विकर्ण होगा वो हमेशा क्या होगा? वर्ग अवयव जरूर होगा। यदि वह वर्ग अवयव नहीं है तो वह विकर्ण अवयव नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसकी यदि कोटि की बात करें तो कोटि कितना हो जाएगा? देखिए 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, तो कोटि बराबर कितना हो जाएगा? कोटि बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणे 3। ठीक है, आप कोटि पर ध्यान देते चलिए, क्योंकि जब हम प्रश्नावली 3.1 सॉल्व करवाएंगे तो उसमें यही सब क्वेश्चन रहेंगे सॉल्व करने के लिए, और बहुत ही आसानी से ये प्रश्न सॉल्व भी हो जाते हैं। फिलहाल हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए अदिश अवयव, एक होता है आपका सदिश अवयव, एक होता है अदिश अवयव। ठीक है, फिलहाल हम लोग अदिश अवयव के बारे में देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के सभी अवयव, मतलब अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए अदिश अवयव जो है ये एक तरीके का विकर्ण अवयव ही है, लेकिन दिक्कत क्या है? विकर्ण अवयव में ये नहीं कहा था कि जो विकर्ण अवयव होंगे वो समान होंगे, लेकिन जो अदिश अवयव है इसमें कह रहा है कि जो इसके विकर्ण अवयव हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो आप ध्यान दो, यहाँ पे √3 √3 √3 ये आपस में क्या है? बराबर है, समान है। तो इस प्रकार के अवयव को क्या बोलेंगे हम लोग? अदिश अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अदिश अवयव। और आप ये भी देखते चलिएगा, ये आपका एक तरीके का वर्ग अवयव है, और वर्ग अवयव होने के साथ साथ ये विकर्ण अवयव भी है कि नहीं है? तो उम्मीद करते हैं आपको अदिश अवयव समझ में आया होगा। मतलब ये तो विकर्ण अवयव है, लेकिन इसके सभी अवयव क्या हो? यदि समान हो जाए तो अदिश अवयव कहलाएगा। और इसकी कोटि भी कितना होगा? देखिए 3 पंक्ति है यहाँ पे और 3 स्तंभ है, तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो कोटि कितना होगा आपका? 3 गुणे 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कोटि। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका तत्समक अवयव। तत्समक अवयव भी एक तरीके का वर्ग अवयव ही है। यहाँ पे क्या करा है कि एक वर्ग अवयव, हमने बताया ना कि तत्समक अवयव भी क्या होगा? एक वर्ग अवयव ही होगा। एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं तथा अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, तत्समक अवयव कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि इसके विकर्ण का जो अवयव लिखा जाता है वो कोई अदर संख्या ना हो, केवल और केवल 1 हो, तो उसे बोलते हैं आप तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव को हमेशा आई से दर्शाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तत्समक अवयव को हमेशा किससे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। ये जब हम आपका प्रश्नावली सॉल्व करेंगे बहुत काम आएगा तत्समक अवयव। जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर 1 है इस अवयव में, तो ये क्या है आपका? तत्समक अवयव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी देखिए जितने भी अवयव हैं वो सभी 1 हैं, बाकी सभी क्या हो गए हैं? 0 हो गए हैं। यहाँ पर भी देखिए ये एक तरीके का विकर्ण अवयव है, लेकिन इसके जो सभी विकर्ण हैं उसमें अवयव 1 है, तो ये भी क्या है आपका? एक तरीके का तत्समक अवयव है। ठीक है, ये क्या है आपका? तत्समक अवयव है। तो उम्मीद करते हैं आपको तत्समक अवयव समझ में आया होगा। यानी एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें उसके सभी अवयव 1 होते हैं, बाकी सभी अवयव 0 हो जाते हैं, तो क्या कहलाता है आपका? तत्समक अवयव कहलाता है, और इसको आई से दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए है शून्य अवयव। शून्य से समझ चुके होंगे, यानी एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो? 0 हो, तो क्या कहलाएगा? शून्य अवयव कहलाएगा। यानी यहाँ पे देखिए एक अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव 0 होते हैं। इसके क्या बोलते हैं हम लोग? शून्य अवयव बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इस अवयव में इसके अवयव क्या है? 0 है। इस अवयव में भी इसका अवयव 0 है, इस अवयव में भी इसका अवयव 0 है। तो इस तरीके के अवयव को क्या बोल देते हैं हम लोग? शून्य अवयव बोल देते हैं, क्योंकि इसमें सभी अवयव क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको शून्य अवयव बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अवयवों की समानता। अवयवों की समानता क्या है? देखिए कह रहा है कि 2 अवयव समान अवयव कहलाते हैं, उसके लिए कंडीशन है। 2 अवयव समान अवयव कराएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है कि वे समान कोटियों के होते हैं। समान कोटियों का मतलब
पहले अवयव का जितना कोटि होगा उतने दूसरे अवयव का भी कोटि होगा। दूसरा, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। कहने का मतलब ये है कि ए का प्रत्येक अवयव जो है वो बी के अवयव के समान होता है, तो इसे बोलते हैं अवयव की समानता। जैसे देखिए यहाँ पर हमने उदाहरण में लिया है ए और बी दो अवयव हैं, इसके अवयव पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर 2 3 0 1, यहाँ पर 2 3 0 1, तो ये क्या है, ये समान अवयव है, यानी ए बराबर क्या है, बी है, क्योंकि इसकी जो कोटि है 3 गुणे, यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 है, 3 गुणे नहीं, 2 गुणे 2, और इसकी भी कोटि क्या है, 2 गुणे 2, क्योंकि 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो ये 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब अगर ध्यान दीजिए, आपसे यदि कोई पूछ ले कि ये बताइए, हम ए बराबर लिख दें, यहाँ पे ए बराबर हम लिख देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 4 लिख देते हैं, और बी बराबर यहाँ लिख देते हैं 3 4 1 और 2, क्या ये समान होंगे? अवयव तो देख रहे हैं दोनों में समान है, तो आप कहोगे ये ए बराबर बी नहीं होगा। सामने वाला पूछेगा आपसे कारण बताइए कि क्या ए और बी बराबर नहीं है, तो क्यों? तो आप कहोगे कि देखिए इसके जो संगत अवयव होते हैं वो भी समान होने चाहिए। यहाँ पे इसकी कोटियां तो समान है, 2 गुणे 2 इसका भी है, 2 गुणे 2 इसका भी है, जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें भी है, लेकिन जो इसका स्थान है वो बदल चुका है। जैसे 1 और 2 ऊपर है, तो यहाँ 3 और 4 कहाँ पर है, ऊपर है, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी अवयव भी एग्जैक्ट एकदम सेम तरीके से अपने स्थान पर होना चाहिए, तभी जाके ये आपका समान अवयव होगा, अदरवाइज ये समान अवयव नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन दिया था, वे समान कोटियों के हैं, कोटि तो समान है, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। तो संगत अवयव के कहाँ समान है, जहां 1 है वहां पे 3 हो गया, जहां 2 है वहां 4 हो गया, जहां 3 है वहां 1 हो गया, जहां 4 है वहां 2 हो गया, तो कहाँ समान हुए, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, जबकि ये बराबर होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे जो हमारा टॉपिक है वो कल की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व कर रहे होंगे। ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आपको अवयव का जो थ्योरी क्लास था बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थ्योरी क्लास इसलिए है ताकि प्रश्न को सॉल्व करने से पहले उसकी एडिशनल जो जानकारी होती है वो आप जान लो और प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ। डायरेक्ट यदि प्रश्न सॉल्व करवाना शुरू कर देंगे तो आपको कोई प्रश्न जो है वो तो समझ में आएगा, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आप थोड़ा कम समझ पाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि आपको पूरा का पूरा तरीके से एकदम समझाते हुए चलें, इसलिए पहले जो थ्योरी यदि संभव हो पाता है उसका, तो हम पहले थ्योरी क्लास लेकर आते हैं, फिर आपका प्रश्नावली सॉल्व करवाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं, और यदि यहाँ तक वीडियो देखे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।